हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, यानी पूरा एक सेट होगा। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे। पूरा सेट है, ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही जा रही है, ये क्लास आपको जो है डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कंटेंट जो है सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग 3 बजे की क्लास में डेली जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं सारे सब्जेक्ट की। तो आप 3 बजे एंड 5 बजे अगर दोनों क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 5 बजे की जो क्लास होती है उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 5 बजे और 3 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात जो कही गई है कि टेपियोका पौधे जो है का खाने योग्य हिस्सा डैश डैश है, और यह डैश में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो ए और बी क्रमशः क्या है? यानी कि जो आपका टेपियोका है, ये पौधा जो होता है खाने योग्य, यानी इसको क्या है, खाने में प्रयोग लाया जाता है। तो ये कहाँ पे प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है? तो पहला है पत्ती और आपका मेघालय, यानी इसका जो कौन सा पार्ट खाया जाता है, पत्ती खाई जाती है, या और ये साथ में कहाँ पे उगाया जाता है, मेघालय में, या फिर आपका होगा टंडल, या फिर आपका होगा जड़, या फिर आपका होगा फूल। तो ये सब खाए जाते हैं। ये उगाया कहाँ पे जा रहा है? कश्मीर है, केरल है, आपका तमिलनाडु है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या टेपियोका जो होता है उसमें आपका जो जड़ होता है, ठीक है, जड़ को खाया जाता है, और ये केरल राज्य में जो है प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। यानी केरल राज्य का जो है ये भोजन है, केरल राज्य में ये प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वहां पे उगाए जाते हैं। तो आंसर आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, पूछ लेता है क्वेश्चन कौन से राज्य का जो है प्रसिद्ध भोजन कौन सा है, कहाँ पे कौन सा जो है भोजन जो है प्रसिद्ध है। तो आंसर आपका है थर्ड, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। टेपियोका जो है केरल राज्य में पाया जाता है। आंसर आपका थर्ड है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो बात कही गई है कि डैश की कमी में रक्त जो है अल्पता यानी एनीमिया होता है, यानी किसकी कमी से जो है आप में अल्पता या एनीमिया होता है, और डैश डैश तथा डैश ए के उत्तम स्रोत हैं, ए बी और सी क्रमशः क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 2022 में जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे वहां के क्वेश्चन है। वो 2022 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफी अच्छे पूछे गए थे, काफी पूछने का तरीका चेंज हुआ, और काफी हाई लेवल के वहां पे क्वेश्चन बने हुए थे। तो अगर आप 2022 के प्रीवियस के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात इसमें कही जा रही कि ए और बी और सी क्रमशः क्या है? कैल्शियम है, दूध, अंडे, या फिर लोहा, दूध जो है अंडे, या फिर लोहा, पालक, खजूर, या फिर कैल्शियम, पालक और आपका खजूर। तो बात कही जा रही है कि किसकी कमी से आप में अल्पता होती है। तो सबसे पहले हम लोग ए को देखते हैं। कैल्शियम है, लोहा है, लोहा है और आपका कैल्शियम है। तो किसकी कमी से जो है आप में अल्पता हो सकती है, यानी जो है खून की कमी होती है? तो सिंपल सी बात है, लोहे की कमी से क्या है, आयरन की कमी से आप में जो है एनीमिया हो सकती है, यानी रक्त की कमी हो सकती है। अब बात कर रहा है और डैश तथा डैश के उत्तम जो है स्रोत हैं, तो पालक और आपका खजूर, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। अब इसमें लोग कुछ लोग कहेंगे कि दूध, तो दूध हो सकता था, लेकिन आपका जो है अंडे और दूध ये हो सकता था, बट आंसर जो आपका गिवन है वो थर्ड ऑप्शन है, यानी पालक, क्योंकि पालक में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन मिलता है। तो आंसर आपका जो है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि अंडा मतलब खजूर जो है इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन पाई जा रही होती है। तो आंसर आपका जो गिवन है ऑफिशियल आंसर की में वो थर्ड है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
कैल्शियम आपका नहीं होगा, कैल्शियम यहाँ से भी आपका कट सकता था। अब सेकेंड या फिर आपका थर्ड हो सकता था, तो आंसर आपका थर्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बात कही गई है कि अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जो है रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी। मैथ से क्वेश्चन आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, वीक में एक बार आपको मैप अच्छे से देखना है, क्योंकि मैथ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, आप इनसे बच नहीं सकते। तो इसलिए मैप को भी टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। तो बात इसमें कही जा रही कि अंजलि जो है वो नई दिल्ली से कहाँ जा रही है, तिरुवनंतपुरम जा रही है रेल के द्वारा, यानी रेल के माध्यम से वो यात्रा कर रही है। तो वो जो है जा रही है, तो उसके बीच में कितनी नदियों से गुजरेगी। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुर जाने के रास्ते में कितनी नदियां पड़ेंगी। तो पहला है नर्मदा, गोदावरी, गंगा, या फिर यमुना, दामोदर, आपका कृष्णा, या फिर नर्मदा जो है आपका कृष्णा, आपका गोदावरी, या फिर यमुना, महानदी, या फिर आपका गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, यानी कि नर्मदा, कृष्णा और आपका गोदावरी। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही है। बाकी आपके जो है वो आंसर नहीं होंगे, आंसर आपका थर्ड होगा, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये डिजिट चेंज कर देगा, या नई दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ और लिख देगा। तिरुवनंतपुरम जाते टाइम यानी जानने के रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ती हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ध्यान रखना, कितनी नदियां पड़ती हैं, 3 पड़ रही होती हैं। कौन कौन सी है, नर्मदा, कृष्णा और आपका गोदावरी। आंसर आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप से क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैप आपको अच्छे से देख के जाना है। पेपर 1 में भी मदद करेगा एंड पेपर 2 में भी आपकी हेल्प करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बात कही गई है, मतलब कौन जो है लकड़ी के छोटे छोटे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन डैश डैश अपना घोंसला नहीं बनाती। यानी कौन जो है जो अपना घोंसला नहीं बनाती, यहाँ पे कौवा होगा। तो क्या है, कौन जो है वो अपना घोंसला नहीं बना रही है और अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में रखती है। यानी जो कौवा है, क्रो जो है, उसके वो क्या है, घोंसला बनाता है बढ़िया छोटी छोटी लकड़ियों को तोड़ करके, लेकिन उसके घोंसले में जो अंडा रख रही है वो तो घोंसला नहीं बनाती। वो क्या कर रही है, कौवे के अंडे घोंसले में ही अपने अंडे रख रही है। तो जो एक्स था यहाँ पे, एक्स कौन होगा, यानी जो यहाँ पे डैश है वहां पे कौन होगा। तो पहला आपका भारती रविन है, भारतीय आपका रविन है, या फिर जुलाहा चिड़िया है, या फिर आपका कोयल है, या फिर आपका गौरैया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कोयल। कोयल जो होती है वो अंडे कभी नहीं बनाती है। कौवा जो होता है वो कोयल जो है वो कभी घोंसले नहीं बनाती है। कौवा जो होता है वो घोंसले बनाता है। ठीक है, और जो कोयल होती है उसी के घोंसले में जाकर के अपने अंडे रखती है, और कौवा क्या होता है, वो सोचता है मेरे ही हैं, तो वो उनको क्या करता है, से देता है। ठीक है, तो ये जो कोयल है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ध्यान रखना। अंडे के ही कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे ये रखती है। आंसर आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 5। इसमें बात कही गई है कि डैश के जिले डैश में इत्र जो है गुलाब जल और आपका केवड़ा जल जो है बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है, यानी एक्स जो है और आपका वाई और एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पर कौन सा राज्य जो है फिलअप किया जाएगा। तो पहला है मधुबनी और आपका बिहार, यानी जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है, आपका जो केवड़ा जल है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से राज्य हैं, तो पहला आपका मधुबनी है, बिहार है, और आपका सेकंड है कन्नौज और आपका उत्तर प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, सोलन और आपका हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आपका आंसर होगा सेकंड, यानी कन्नौज और आपका उत्तर प्रदेश। क्योंकि कन्नौज जो है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कन्नौज में इत्र जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और बहुत अच्छा बनाया भी जाता है। तो इत्र जो है वो कन्नौज का फेमस है। ठीक है, अगला है जो उत्तर प्रदेश।
तो ये आपका आंसर होगा, यानी वाई पे होगा कन्नौज, एक्स पे होगा उत्तर प्रदेश। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 6 नंबर, ये आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बात कही गई है कि उबला हुआ जो है अंडा पानी से जो है भरे मग में डाला जाए, यानी जो उबला हुआ अंडा होता है अगर उसको पानी से भरा हुआ जो मग है अगर उसमें डाल दिया जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह जो है ऊपर तैरता रहता है। रीजन जो दिया गया इसका, अंडे को उबाले जाने पर जो है इसका घनत्व बढ़ जाता है। रीजन जो इसका बताया गया कि क्या है, जब अंडा उबाल दिया जाता है तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 ऑप्शन होगा, यानी कि ए और आर सही तो दोनों है बट क्या है सही से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आंसर जो होगा 2 हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बात हो रही है कि उबला हुआ जो अंडा है अगर पानी भरा हुआ है, मतलब नॉर्मल पानी है उसमें आप डालते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन नमक वाला जो पानी है उसमें अंडा तैरता रहता है। तर्क जो दिया जा रहा है कि उबला हुआ जो अंडा है उसका घनत्व बढ़ जाता है, इस वजह से जो है वो तैरता रहता है। तो आंसर आपका होगा 2, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं बट क्या है कि एक दूसरे की व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे हैं। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत से जो है कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं, यानी जो कुएं हैं वो क्या है पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है, यानी जो ऐसी कंडीशन आई हुई है इसका मुख्य रीजन क्या होगा। तो पहला है लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में जो है बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं, इस वजह से ये कंडीशन है। या फिर कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी जो है कंकरित हो गई है, यानी आसपास क्या है जो सीमेंट वगैरह से लोग जो क्या प्लास्टर वगैरह करवा देते हैं तो वो है। या फिर कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी ए और बी, 2 ऑप्शन जो हैं ये रीजन सही है कि जो आजकल है कुएं का पानी जो सूख रहा है उसका मेन रीजन ये 2, यानी ए और बी आपके ऑप्शन सही हैं। क्योंकि कुएं जो मतलब लोगों ने कुएं के समीप जो है बोरिंग करवा ली या फिर पंप, मतलब जो आपका पंप लगवा देते हैं तो उससे क्या है पानी निकलता रहता है, तो इस वजह से भी जो है कुएं का पानी सूख रहा होता है। और कुएं के आसपास के क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वहां पर लोग क्या सीमेंट वगैरह से जो प्लास्टर करवा देते हैं, चबूतरा वगैरह बनवा देते हैं, तो ये भी जो है मेन रीजन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे पानी की कमी होने लगती है। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा, ना कि दूषित होने की वजह से लोग इसका प्रयोग नहीं करते। दूषित होने की वजह तो सेकेंडरी में जाएगी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि पानी ही नहीं है, यानी पानी जब तालाब में कुएं में नहीं है तो लोग प्रयोग कैसे करेंगे। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही होगा। अगले ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपके कंटेंट में है, यानी चैप्टर में दिया गया, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको ध्यान रखना, ये हो सकता पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें बात कही गई है कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में जो है मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका कारण क्या है, यानी जो बारिश होती है तो पानी जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर क्या है मच्छर पनपने लगते हैं, तो अगर उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो उसके प्रजनन को रोक देगी। ठीक है, तो ये सामान्य तरीका यानी नॉर्मल सा तरीका है। तो इसका कारण क्या है, पहला ऑप्शन है मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति जो है बाधित हो जाती है, क्या उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है। या फिर मच्छर मिट्टी के तेल में जो है फंस जाते हैं। या फिर मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है। या फिर मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को जो है विकर्षित करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति यानी कि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होने लगती है, इस वजह से मच्छरों में प्रजनन नहीं हो पाता है और मच्छर जो है वो क्या है मर जाते हैं, यानी वो जो है अधिक प्रजनन नहीं कर पाते हैं, अधिक ज्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं।
तो आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी होने लगती है। ना कि वो तेल में फंस जाते हैं और ना ही ये है कि उसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, ऐसा भी नहीं है। गंध जो है मच्छरों को विकर्षित कर रही होती, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आंसर जो है फर्स्ट सही, यानी ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर हैं। फिर से जो है अगेंस्ट आपका मैप से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैप से क्वेश्चन आते हैं तो मैप को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो मैप से दिया गया है इसमें बात कही गई बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला है कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका केरल, या फिर उड़ीसा जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर पांडुचेरी कर्नाटक गोवा, या फिर दमन और आपका पांडुचेरी तेलंगाना। तो बात कही जा रही है बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है 2 ऑप्शन होगा, यानी उड़ीसा है, तमिलनाडु है और आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंसर जो है आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका जो है सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है यानी उड़ीसा जो है आपका, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बात कही गई है कि भारत के एक जो है गांव में घरों की दीवारें जो है आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से जो है पुती होती हैं। इन घरों की छतें जो है कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव जो है आमतौर पर किस क्षेत्र में होते हैं। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन से राज्य में किस प्रकार के घर जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आपका मरुस्थल क्षेत्र होगा, या फिर बर्फीली इलाके में यानी जहां बर्फ पड़ रही हो, तो जैसे कि लद्दाख वगैरह, तो वहां पर क्या है पत्थर के घर मिलते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, या फिर मैदानी इलाकों जो होते हैं वहां के वनीय क्षेत्र, तो मैदानी इलाकों में ऐसे घर नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आपका फर्स्ट ही होगा, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे कि आपका रेगिस्तान वगैरह हुआ, तो वहां पे जैसे कि आपका राजस्थान, तो राजस्थान में मिट्टी के घर आपको मिल रहे होते हैं, और वहां पे जो मिट्टी के घर होते हैं वो उनकी जो दीवारें होती है वो मोटी भी होती हैं और उनको अच्छे से पुताई वगैरह भी होती है। उसकी छतें जो होती हैं वो कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं आपके राजस्थान में जो घर पाए जाते हैं वहां की हैं। आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी मरुस्थल क्षेत्र जो है, जो रेगिस्तान वगैरह जहाँ पे हैं वहां पे ऐसे घर पाए जाते हैं। बर्फीली जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती, जैसे कि आपका लद्दाख हो गया, तो वहां पे पत्थर के घर मिलते हैं। अधिक वर्षा वाले जो है क्षेत्र असम हो गया, तो असम में क्या है बांस की लकड़ी के घर बनते हैं, यानी बांस के जो होते हैं, बांस मतलब बांस जो लकड़ी होती है, जो बांस होता है उससे घर बनते हैं। वहां पे घर कैसे बने हुए होते हैं, ये ऐसे करके नीचे डंडे गड़े हुए होते हैं, यानी खंभे होते हैं, फिर उसके ऊपर जो है घर बनाया होता है। ठीक है, ऐसे करके, ये तो कुछ और ही बन गया, ऐसे करके वो घर बना हुआ होता है उसके ऊपर। रीजन इसका ये है कि इसलिए डंडे जो है खंभे गड़े हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही होती है। तो जब बारिश होती है तो पानी नीचे यहाँ तक रह जाता है, ऊपर नहीं पहुंच पाता, तो घर जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है असम में बांस के जो है घर पाए जाते हैं। ठीक है, आंसर इसमें आपका फर्स्ट होगा क्योंकि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, वो आपका राजस्थान है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पत्थर के घर हैं वो आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। बांस के जो घर होते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, वो आपको असम में मिलते हैं। रीजन क्या है, वहां पे बारिश अधिक मात्रा में हो रही होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें बात कही गई है कि शकरकंद जो है एक जड़ है। ठीक है, तर्क जो दिया गया, यह भोजन जो है संग्रहित करती है, तो सही विकल्प चुने। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है या फिर आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें बात कही जा रही है कि शकरकंदी जो है एक जड़ है और आपका यह भोजन जो है संग्रहित करती है, यानी खाद्य पदार्थ जो है वो संग्रहित कर रही होती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 ऑप्शन होगा कि ए और आर सही दोनों है,
लेकिन क्या है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कही जा रही शकरकंदी जो एक जड़ है लेकिन वो भोजन यानी खाद्य पदार्थ का संग्रहित कर रही होती है, तो ये आपका नहीं होगा, मतलब ये सही है बट ये दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो आंसर आपका सेकंड होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें फील होगा कि ये सही है ये भी सही है और ये भी लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है, बट क्या होता है कभी कभी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते हैं। तो इस वजह से आदर्शन और रीजन जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन जो है बहुत रहती है। ठीक है, आंसर जो है आपका सेकंड होगा। मैं जो भी आंसर बता रही हूँ आपको ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो ये डाउट मत रखना कि मैं आपको कुछ गलत बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत बताया आप लोगों से, मतलब कुछ आंसर गलत मैंने बता भी दिए, तो उसका मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि क्या आप लोगों के साथ गलत मतलब हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर बाई चांस यही क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैं ऑफिशियल आंसर की से बताती हूँ, तो जो भी आंसर मैं आपको बता रही हूँ ऑथेंटिक है, ऑफिशियल आंसर की से मैं बता रही हूँ, तो कोई गलती नहीं हो रही है। आंसर जो है आपका सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें बात कही गई है कि झूम की खेती में खरपतवारों को जो है उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। यानी जो झूम की खेती होती है तो वहां पे जो खरपतवार मिट्टी में उगाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको काट करके फेंका नहीं जाता, उसी मिट्टी में डाल दिया जाता है। जैसे कि ये खेत है तो इसी में डाल दिया जाता है। जब वो सूख जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। ठीक है, तर्क जो दिया गया, राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता जो है बढ़ती है, क्योंकि जो राख होती है वो फिर राख भी नहीं उठाई जाती, वो राख उसी खेत में पड़ी रहती है। तो झूम खेती ऐसे जो है की जाती है। अब इसमें आंसर कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या है ए भी सही है और आपका बी भी सही है और व्याख्या भी जो है सही हो पा रही है। क्योंकि झूम की खेती में जो खरपतवार उगते हैं उनको काट करके उसी खेत में डाल दिया जाता है, यानी उसी मिट्टी में डाल दिया जाता है। फिर जब वो सूख जाते हैं तो उनको जला दिया जाता है। जो राख बनती है वो राख उसी में पड़ी रहती है। राख जब उसी में पड़ी रहती है तो वो क्या है, मिट्टी की उर्वरकता को जो बढ़ा रही होती है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। झूम खेती कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आंसर जो है फर्स्ट सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। झूम खेती कहाँ होती है, मिजोरम में होती है, तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है और झूम खेती से क्वेश्चन जो है ईवीएस में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बात कही गई है कि केचुआ जो है किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। ठीक है, सही बात है, क्योंकि केचुआ क्या होता है, जो केचुआ पाया जाता है खेतों में, वो क्या है मिट्टी को खोद रहा होता है। जो मिट्टी को खोद रहा होता है तो मिट्टी को उपजाऊ बना रहा होता है, यानी मिट्टी जो है भुरभुरी हो रही होती है। मिट्टी जो मान के चलिए कड़ी मिट्टी रखी है, जब केचुआ इसको खोद रहा होगा, धीरे धीरे काट रहा होगा, तो ये जो है भुरभुरी हो जाएगी, यानी जो है बिखर जाएगी सब जगह। तो इसको क्या है, इसकी उर्वरकता बढ़ रही होती है, यानी उपजाऊ जो होती है इसकी क्षमता बढ़ रही होती है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि जो केचुआ होता है किसानों का मित्र कहा जाता है। अब तर्क जो दिया गया है, केचुए जो होते हैं खरपतवारों को नष्ट करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केचुए जो होते हैं वो खरपतवारों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खरपतवार जो पाए जाते हैं खेतों में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो केचुआ उनको नष्ट नहीं कर पाएगा। बट क्या है कि केचुए जो होते हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। उसका रीजन ये है कि केचुआ जो होता है मिट्टी को जो है भुरभुरा बना रहा होता है, यानी जो है भुरभुरा यानी कि मिट्टी को ढीला कर रहा होता है और मिट्टी को उपजाऊ भी, इससे क्या है मिट्टी उपजाऊ बनती है। क्योंकि अगर मिट्टी मान के चलिए एक पत्थर है, अगर आप पत्थर पे पानी डाल रहे हो तो क्या पत्थर में पानी डाल रहे हो, पेड़ जो है क्या उसको पानी मिलेगा। लेकिन आप अगर ऐसी मिट्टी है जहाँ पे बहुत मिट्टी चिकनी नहीं है, मतलब मिट्टी क्या है बिखर रही है, अगर वहां पे आप पानी डाल रहे हो, पेड़ लगाए हो, तो वो जल्दी डेवलप करेगा, क्योंकि क्या उसको हवा भी मिल रही है, उसको पानी भी अच्छे से मिल पा रहा है। वो जो पत्थर है क्या उसको पानी अच्छे से मिल पा रहा होगा, नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि मिट्टी क्या है बिल्कुल पत्थर के जैसी है, तो उसमें कुछ ढीलापन है ही नहीं मिट्टी में, तो क्या है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होगी। तो आंसर जो है इसमें आपका होगा थर्ड, यानी ए तो सही है बट आर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि केचुआ जो है वो खरपतवारों को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी मात्रा में जो है खरपतवार होते हैं, केचुआ जो है वो क्या है छोटा होता है। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें बात कही गई है कि राजू अपने घर में जो है कंपोस्ट
यानी कि वनस्पतिक जो है खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट जो है पिट में डालने चाहिए? तो पहला है एल्यूमिनियम जो है पत्ती, या फिर वनस्पति जो है छल्ले मतलब छिलके, अंडों के छिलके, या फिर वनस्पति छिलके, या फिर जो है छनी हुई चाय की पत्तियां, यानी जो चाय बनाई जाती है उसकी छनी हुई जो पत्ती बचती है वो, या फिर कागज, या फिर वनस्पति जो है की छिलके, या फिर पॉलीथीन जो होती है वो, या फिर कागज, या फिर एल्यूमिनियम की पत्ती, या फिर दूध के पैकेट, या फिर आपके अखबार। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14, इसमें आपका आंसर होगा, यानी 14 जो क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन होगा, यानी वनस्पति के छिलके होने चाहिए, छनी हुई चाय की पत्ती हो, और आपके कागज हो। आंसर जो है इसमें सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है सेकंड सही होगा। अंडे के छिलके डाल देंगे तो अंडे के जो छिलके होते हैं वो कभी भी घुलते नहीं है। ठीक है, यहाँ से कट हो जाएगा। पॉलीथीन भी आपको नहीं डालनी है। अखबार हुआ, दूध के पैकेट का कोई इसमें पॉइंट ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत होगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कंपोस्ट खाद वो जो बना रहा है, घर पे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वनस्पति के छिलके अगर डाल रहे हैं और छनी हुई चाय की पत्ती और आपके कागज, तो आंसर जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 15। अब ये क्या है, कंटेंट का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो है आगे से जो है क्वेश्चन जो है पैडागोजी के स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर की पैडागोजी होती है। ठीक है, तो कंटेंट कंप्लीट हो रहा है, अब हम लोग पैडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। तो बीज जो है वो क्या है, सजीव है क्योंकि वह जो है पौधों का भाग है। निर्जीव है क्योंकि हम इसको जो है पका सकते हैं। या फिर सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। या फिर निर्जीव है जैसा कि यह एक श्वसन नहीं करता, यानी क्या ये सांस नहीं लेता। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर बीज आप डालते हैं, जैसे कि खेतों में बीज बहुत सारी मात्रा में डाले जाते हैं, भी बहुत सारे पेड़ उगाते हैं, अगर किसी भी चीज का आप बीज डाल रहे हो तो वो पेड़ उगता है। तो बीज में क्या है, सजीव है, यानी उसमें क्या है, जान होती होगी, क्योंकि वह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग पैडागोजी पे चलते हैं। पैडागोजी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए, यानी कि ईवीएस का जो है आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप टीचर के रूप में क्या करेंगे। पहला है बच्चों के बारे में गुणात्मक जो है कथन लिखना, या फिर बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना, या फिर बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी जो है अभिलिखित करना, या फिर बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसमें आंसर सही होगा थर्ड, यानी कि ए, सी और डी, यानी ए सही है और सी सही है और डी ऑप्शन सही है। यानी बच्चों के बारे में गुणात्मक जो है कथन लिखना कि बच्चे कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। सी जो है बच्चों की सीखने की क्षमता, यानी बच्चे जो है कितना सीख सकते हैं, कहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है, अगर उनको गाइड किया जाए सही से तो उनका इम्प्रूवमेंट और मतलब बेहतर हो सकता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आकलन के ही माध्यम से पता चलेगा। यानी अगर क्लासरूम में आकलन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, तो क्लासरूम में पूरी एक्टिविटी जो है वो पता चल रही होती है कि कैसी एक्टिविटी क्लासरूम में जो है प्लान की जा रही है। ध्यान केंद्रित जो है करते हुए जानकारी अभिलेखित करना, ये भी आपका सही है। डी भी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, क्योंकि बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, यानी बच्चे का जो पहले से कॉन्सेप्ट बना है उसमें क्या है, तुलना करके चेक करेंगे कि बच्चे का जो है इंप्रूवमेंट कितना हो पाया है। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पैडागोजी के स्टार्ट हो चुके हैं, तो आंसर इसमें क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 2 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का जो है एक महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी क्षेत्र भ्रमण अगर आप करवा रहे हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होगा। तो पहला है विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और जो है सीखने की रुचि जगाना, या फिर विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को जो है नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है,
शिक्षण अधिगम के लिए जो है निधि का सही उपयोग करना, या फिर अपने बच्चों को जो है पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को जो है प्रसन्न होना, यानी अगर बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं तो पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, इसलिए क्या आप उनको क्षेत्र भ्रमण करवा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि विद्यार्थियों में नई अधिगम, यानी जब बच्चे फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, बच्चे क्षेत्र भ्रमण करेंगे, तो क्या बच्चों में नई जानकारी आएगी। जब बच्चा वहां जा करके प्रेजेंट में देखेगा कि हाँ चीजें कैसे हैं, कैसे बनी हुई हैं, तो बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करेगा। वो जो चीज क्लासरूम में अगर टीचर बता भी रहा है, कुछ चीजें वो ऐड नहीं कर पाएगा, लेकिन बच्चा जो क्षेत्र भ्रमण पे गया वो सारी चीजें वहां से ऑब्जर्व करेगा कि हाँ कहाँ पे कैसा बना हुआ था चित्र, कौन से जानवर थे, कौन से जानवर की खास बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत नहीं है। तो बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है अगर बच्चा फील्ड ट्रिप पे गया हुआ है, क्योंकि फील्ड ट्रिप पे बच्चा जब घूमने जाते हैं, बच्चे जब सारी मतलब एक्टिविटी देखने जा रहे होते हैं, तो बच्चे एक्टिव होते हैं और बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, और बच्चे के सारे सेंस भी इन्वॉल्व होते हैं, सारे सेंस जो है वो एक्टिव होते हैं, तो बच्चा बहुत चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो आंसर जो है यानी बच्चा नई अधिगम की जानकारी भी लेगा और उसमें सीखने में उसकी रुचि भी जगाना, यानी बच्चा क्या है इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि अगर बच्चा घूमने कहीं आप बच्चे को ले गए हैं क्षेत्र भ्रमण पे या फील्ड ट्रिप पे ले गए हैं, तो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होगा, बच्चा बहुत हैप्पी होगा, बहुत एक्टिव होगा, बच्चा बहुत जिज्ञासु होगा कि हाँ मुझे वहाँ क्या क्या चीजें देखनी है, किस बारे में मतलब कहाँ जा रहे हैं कि वहाँ पे ये मुझे चीज देखनी है, हर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है। तो आंसर जो है आपका फर्स्ट सही होगा। ये नहीं कि पेरेंट्स खुश हो रहे हैं आप इसलिए फील्ड ट्रिप पे बच्चों को ले करके जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं बन पा रहा है। शिक्षण अधिगम के लिए जो निधि का सही उपयोग करना है ये भी आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति, यानी टीचर को भी सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे को सीखना ही नहीं पड़ेगा, इससे क्या है छूट मिल जाएगी, इसलिए क्या है क्षेत्र भ्रमण करवाया जा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बल्कि क्या है कि अगर आप बच्चे को क्षेत्र भ्रमण पे ले गए, फील्ड ट्रिप पे ले गए हैं, फिर बच्चे को वहां से जब वापस क्लास में आएगा तो आप उस पर चर्चाएं करेंगे, तो बच्चा और चीजों को ध्यान देगा कि हाँ मैंने वहां पे क्या क्या चीज देखी थी, क्या वहां पे कुछ खास था, क्या खास नहीं था, कैसे होना चाहिए था, कैसे वहां पे था। तो बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व करके जो है डिस्कस करेगा, तो बच्चा जो वहां पे कुछ देखा भी है, उसने जो भी समझा है वो उसके दिमाग में स्थायी रूप से फीड होगा, वो अच्छे से समझ पाएगा। आंसर जो है आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है यानी जिसमें बच्चा एक्टिव है, जो जिसमें बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है, वो ऑप्शन आपका जो है बेस्ट माना जाता है। अगला है थर्ड ऑप्शन, मतलब थर्ड क्वेश्चन। इसमें बात कही जा रही है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है, यानी कि पर्यावरण जो अध्ययन है उसके पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम जो दिए गए उसका पालन क्यों किया गया, क्या रीजन रहा। पहला ऑप्शन है एक ही बार में अधिक से अधिक जो है संकल्पनाओं को पूरा करना, ये रीजन रहा, या फिर संसाधनों को जो है बचाना, या फिर बच्चों के जो है अधिगम, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण जो है आकलन करना, या फिर विद्यार्थियों को समाज और प्राकृतिक दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण जो है आकलन करना। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विषय आधारित उपागम का पालन क्यों करना चाहिए, बच्चों ने क्या चीज सीखी है, क्या बच्चों ने ऑब्जर्व किया है, उसका आप संपूर्ण आकलन करेंगे कि बच्चे ने कितना जो है सीख लिया, बच्चे का कहाँ पे जो है ग्रो नहीं हो पाया है, बच्चे का कितना इंप्रूवमेंट हो गया है। तो ये सारे पक्ष यानी सारे जो है आपको जानकारी मिलेगी आकलन के माध्यम से। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बात कही गई है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है, यानी एनसीएफ जो है 2005 उसकी प्रस्तावना नहीं है उसमें, यानी कि उसके जो विशेषताएं हैं उसमें ऐड नहीं है। तो पहला करके सीखने वाली जो है गतिविधियां, या फिर विषय संबंधी उपागम, या फिर विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, या फिर तकनीकी शब्दावली को जानना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है आंसर सही हो जाएगा 4, यानी तकनीकी शब्दावली को जानना, यही जो है ऐड नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी करके सीखने वाली गतिविधियां बिल्कुल ऐड है, क्योंकि एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को आप एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएं, अगर हो सके तो क्लासरूम में एक्टिविटी प्लान करें,
चार्ट का प्रयोग करें, टेलम का प्रयोग करें, जो है ब्लैक बोर्ड का जो है इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है फील्ड ट्रिप पे अगर पॉसिबल है तो आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाएं, कोई जो है कार्यक्रम जो है आयोजित करें क्लासरूम में अगर हो सकता है तो, यानी एक्टिविटी करनी है आपको, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, बच्चा एक्टिविटी करके यानी गतिविधियां करके सीखे। तो ये तो आपका ऑप्शन सही था, बट हमको क्या निगेटिव देना था, क्योंकि क्या उसमें ऐड नहीं है जो प्रस्तावनाएं दी गई हैं एनसीएफ के द्वारा। विषय संबंधी उपागम, तो ये भी सही है कि विषय संबंधित भी उपागम होने चाहिए। ये थोड़ी ना है कि मैथ चल रही है, मैथ में आप कुछ साइंस के चैप्टर इंक्लूड किए हुए हो, या फिर साइंस है उसमें आप इंग्लिश के चैप्टर इंक्लूड किए हो, इंग्लिश के टॉपिक इंक्लूड है, तो ये भी नहीं, यानी विषय पाठ्यक्रम जो है, विषय जो संबंधित उपागम है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, तो ये भी सही है कि विद्यार्थी के क्या अनुभव हैं वो भी आप इंक्लूड करोगे। ये नहीं कि आप विद्यार्थी के जो अपने अनुभव हैं, अपनी जो समझ बच्चे ने बनाई है, ठीक है, जो उसका अनुभव, जो उसका अनुमान है, वो आपको, वो क्या है आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको क्या है आपको इंक्लूड करना है। जो आप लर्निंग करवा रहे हो वो संदर्भ सहित हो पाए, मीनिंगफुल लर्निंग हो पाए, बच्चा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, बच्चे का जो अनुभव है, बच्चा जो लेकर के आया है अपने इन्वायरमेंट से, वो आप क्या इंक्लूड करोगे। ये सारी बातें एनसीएफ में गिवन है, लेकिन तकनीकी शब्दावली जो है ये जो है गिवन नहीं है, तो यही आपका आंसर जो है वो सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली की कोई बात नहीं की गई है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ में। ठीक है, आंसर जो है आपका 4 सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बात कही गई है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में जो है कविताओं और कहानियों का महत्व जो है क्यों। यानी कि जो ईवीएस की क्लासरूम होती है उसमें कविताएं भी दी होती है चैप्टर में यानी बुक में, और आपकी कहानियां भी गिवन होती हैं, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर इसका रीजन क्या है। तो पहला है बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, हो सकता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में जो है सौंदर्य बोध विकसित होता है, या फिर बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, या फिर विभिन्न जो है अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। तो जो कहानियां और कविताएं ईवीएस की बुक में इंक्लूड होती हैं उसके माध्यम से क्या होता है, बच्चों में जिज्ञासा आ रही होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है कि बच्चे जिज्ञासु तभी होंगे जब उनको कहानी सुनने को मिलेगी, उनमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ आगे क्या हुआ होगा, अच्छा आगे क्या हुआ होगा, तो उसमें क्या वो इंटरेस्ट ले रहे होंगे। जैसे कि मूवी, अगर आप मूवी देखते हो, मूवी बीच में अगर आपने छोड़ दी है या किसी भी रीजन से, तो आप में दिमाग में चलेगा कि हाँ अच्छा मूवी में लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ होगा, अच्छा यहाँ पे यानी लास्ट में एंड कैसे हुआ होगा, शुरुआत में ये हुआ था उसके बाद कौन सा स्टेप रहा होगा, तो ये सारी फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो उसी प्रकार बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे ईवीएस की क्लास में जब कहानियां टीचर के द्वारा सुनाई जाती हैं या फिर डिस्कस की जा रही होती है तो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है, बच्चा जिज्ञासा उसमें आती है कि हाँ अच्छा आगे क्या हुआ होगा, अच्छा अब ये हुआ तो इसके बाद क्या हुआ होगा, उसका नाम क्या था, उसने ऐसा क्यों किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चे में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होती हैं, तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे जो कहानियां सुनते हैं, जो कविताएं सुनते हैं, तो कविताओं के माध्यम से बच्चे में सौंदर्य बोध विकसित हो रहा होता है। ठीक है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से क्या है आप मीनिंगफुल लर्निंग करवा पाते हैं। कहानियों के माध्यम से बहुत सारी बातें बच्चों पे डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट भी पड़ रही होती, जैसे नैतिकता की कहानियां हैं, ये 1 to 5 में आपको हर चैप्टर में यानी हर बुक में आपको देखने को मिलती हैं, चैप्टर में नहीं बट हर बुक में आपको देखने को मिलती हैं। तो नैतिकता की जो कहानियां हैं 1 to 5 में क्यों होती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनमें क्या है मैनर्स आने चाहिए, तो इसलिए नैतिकता की जो है कहानियां इंक्लूड रहती हैं कि बच्चा जब कहानियों को समझेगा तो वो सीखेगा कि हाँ अच्छा इस कहानी में ऐसे हुआ था, हमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें छोटों से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, हमें जो बड़े कहें उनका कहना मानना चाहिए। तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हाँ हमको ये सारे काम करने चाहिए, तो यानी अधिगम वातावरण प्रदान हो रहा होता है। बट जो है विभिन्न अमूर्त जो है वातावरण की व्याख्या होती, ये आपका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न जो है अमूर्त वातावरण की व्याख्या नहीं हो रही होती, क्योंकि बच्चे उसमें क्या है कल्पनाएं कर रहे होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ए बी और सी आपके सही हैं, डी आपका गलत होगा, आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बात कही गई है कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि, यानी जो ईवीएस है
प्राथमिक स्तर, क्योंकि ईवीएस जो होती है 1 to 5 में ही होती है, तो प्राथमिक स्तर जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हों, या फिर विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों, या फिर विद्यार्थी जो है कम गलतियां करें, या फिर विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने व लेखन कौशल में विकसित हो। तो ईवीएस जो है, ईवीएस का क्या उद्देश्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेकंड ऑप्शन होगा कि बच्चे जो है ज़्यादा जिज्ञासु हों। ईवीएस जो है यही कहती है कि बच्चे इंटरेस्ट लें, बच्चे जिज्ञासु बने, बच्चे कुछ नया सोचने की कोशिश करें, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि ईवीएस में वही सारी चीजें इंक्लूड होती है जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में देख रहा होता है। यानी जो चीजें वो अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर रहा होता है वही चीजें वो बुक में देख रहा होता है। आपने देखा होगा 1 to 5, यानी 1 2 में तो बुक एक ही होती है जिसके माध्यम से ईवीएस पढ़ाई जाती है आपको मैथ और हिंदी के माध्यम से, लेकिन 3rd से लेकर 5th तक ईवीएस होती है। तो उसमें जो बुकें होती हैं वो ऐसे प्रिंट होती हैं कि जैसे बच्चे के इन्वायरमेंट में चीजें बच्चा देखता है। जैसे बच्चा इन्वायरमेंट में जो भी जानवर देख रहा है, वो बुक में कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गाय है, ये सारे चीजें जो है इन्वायरमेंट में बच्चा अब देख रहा होता है, चीजों को समझ रहा होता है। अगर गांव का बच्चा है तो बुक में भी ये प्रिंट होता है। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल की बुकें होती हैं 3rd से 5th तक, उसमें ऐसे ही वो प्रिंट की जाती हैं जैसे बच्चा जिस लेवल का है। ये तो नहीं कि बच्चा 5th में, मान के चलिए बच्चा 3rd में पहुंचा है और उसकी बुक ऐसे प्रिंट है जैसे हाई स्कूल लेवल की बुक होती है, ऐसा तो नहीं है। बच्चा जिस लेवल पे होता है उसी हिसाब से बुकें प्रिंट की जाती हैं, क्योंकि बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें देखता है अगर वही चीजें बुक में उसको देखने को मिल रही हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। छोटा बच्चा होता है, मान के चलिए 1 में बच्चा गया, क्लास 1 फर्स्ट का बच्चा है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन वो बुक को देख रहा है। देख क्यों रहा है? क्योंकि उसमें वो चीजें वो देखने को मिल रही है, जैसे बारिश, बादल बने हुए हैं, बारिश हो रही है, लड़की है, पेड़ बने हुए हैं, घर बना हुआ है, तो जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो बच्चा हाथी बना हुआ है, ठीक है, तो बच्चा क्या है, देख रहा है। वो देख रहा है वो चीजें जो उसने अपने एनवायरनमेंट में देखी कि बादल भी है, बारिश भी होती है और ये जानवर भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं। तो बच्चा क्या है, कुछ सीख नहीं रहा, ना तो कुछ पढ़ पा रहा है, लेकिन वो देख रहा है। जो चीजें वो अपने एनवायरनमेंट में देखता है वही चीजें वो कहाँ है, उसके बुक में देखने को मिल रही हैं। तो बच्चा चीजों को कनेक्ट करेगा, बच्चा चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए जो बुकें प्लान की जाती हैं, जो बुकें हैं बनाई जाती हैं, बच्चे के स्तर के अनुसार बनाई जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। आंसर जो है इसमें आपका सेकंड होगा कि बच्चा क्या है, जिज्ञासु बन पाए। ईवीएस का जो है यही मेन पर्पज होता है कि बच्चा जो है जिज्ञासु बने, बच्चा इंटरेस्ट लेकर के सीखे। आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी जो है चलन का समर्थन करता है शिवाय। तो इसमें आपको क्या है, निगेटिव देना है। देखिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आप यही बात कहती हूँ, क्योंकि क्या है क्वेश्चन को लास्ट तक कोई नहीं पढ़ना चाहता। रीजन क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होती है, टाइम कम होता है एग्जाम हॉल में, 2.5 घंटे का ही टाइम होता है। प्रेशर ऊपर से इतना होता है कि हाई मुझे तो पेपर में, मतलब सीटेट का पेपर दे रहा हूँ, कहीं छूट ना जाए, तो प्रेशर भी रहता है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से हड़बड़ी में पेपर छूटता है। तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके, यानी आप समझ करके पढ़ें और क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर जो है अटेंड करें, क्योंकि लास्ट में सिवाय लिख देगा या फिर नहीं लिख देगा तो निगेटिव क्वेश्चन बन जाता है, निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको आंसर भी निगेटिव देना है, और दिमाग में आपका क्या फीड रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हाँ हाँ ये पॉजिटिव है, बट लास्ट में क्या है, सिवाय लिख देगा या नहीं लिख देगा, तो तुरंत क्वेश्चन चेंज, तुरंत जो है उसका माहौल पूरा चेंज हो जाता है। तो जहाँ क्वेश्चन चेंज वहां उसका आंसर चेंज हो जाएगा। और आपके दिमाग में क्या फीड है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है क्वेश्चन पॉजिटिव है, तुमको पॉजिटिव आंसर देना है। फिर जब आप लास्ट में देखोगे, जब आप भर चुके होगे, तब आप देखोगे कि अरे ये इसमें तो नहीं लिखा था, बट तब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लोगों को आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। और जहां आपका 1 नंबर गलत हुआ तो आप यही सोच के चलिए, मान के चलिए अगर आपके 90 मार्क्स आने चाहिए सीटेट में तभी आप क्वालिफाई हो, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। अगर आपके 89 आ गए तो आप 6 महीने वेट करोगे, 6 महीने तक सोचोगे कि काश क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होता, लास्ट तक वॉच कर लिया होता, तो मेरा एक क्वेश्चन गलत ना हुआ होता और मेरा सीटेट क्वालिफाई हो चुका होता। तो इसलिए क्या है, लास्ट तक क्वेश्चन को अटेंड करिएगा, प्रैक्टिस इनफ करिएगा, क्योंकि सीटेट जो है प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस, 2 काम अगर आप करते हैं सीटेट के दौरान,
सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान, तो आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 2 काम यही किए थे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको क्या करना है, यही काम करने, क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है कि नहीं तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो तुरंत क्वेश्चन का माहौल चेंज होगा, तुरंत आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है सिवाय, यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में क्या है, निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका वो समर्थन नहीं कर रहा हो। पहला है विद्यार्थियों को समझ कराना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सके, यानी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना होगा, यानी सक्षम करना कि वो समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सके। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर बनाना, तो ये भी आपका सही होगा। विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की जिज्ञासा को सृजनात्मकता का पोषण करना, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, यानी कि पाठ्य पुस्तक को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर बनाना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, पाठ्य पुस्तक को आप वास्तविक जीवन से बेहतर नहीं बनाएंगे। पाठ्य पुस्तक जो है एक साधन है, जो कि जिसके माध्यम से एक्टिविटी, यानी जिसके माध्यम से जो है लर्निंग होती है, लेकिन आप उसको जीवन, यानी जो वास्तविक जीवन है उसके अनुभव से बेहतर नहीं बना पाएंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि बच्चा जो इन्वायरमेंट से चीजें सीखेगा, बच्चा जो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखेगा, वो बेहतर सीखेगा और वो लंबे टाइम तक भी चलेगा, लंबे टाइम तक बच्चे को पुश भी करेगा, लंबे टाइम तक बच्चे के दिमाग में भी फीड रहेगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत होगा, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का तो समर्थन करता है, सिवाय पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर जो है बेहतर मानना, यानी जो ईवीएस है वो ये नहीं मानता कि पाठ्य पुस्तक जो है बच्चे की रियल लाइफ से बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे समझिए, यानी ईवीएस जो है वो ये नहीं मानती है कि पाठ्य पुस्तक जो है बच्चे के रियल लाइफ से भी बेहतर होगी, क्योंकि बच्चा अगर रियल लाइफ से चीजों को सीख रहा है तो वो बेहतर सीखेगा, यानी जो है रियल लाइफ से जो सीखेगा वो महत्वपूर्ण होगा और वो उसके दिमाग में लंबे टाइम तक फीड भी रहेगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके सही थे, लेकिन निगेटिव का हमको निगेटिव आंसर देना था, यानी विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे में जिज्ञासा हो, बच्चे जो है कुछ नया क्रिएट कर पाए, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट कर पाए, तो ये आपका ऑप्शन सही था। सहयोग की भावना यानी ग्रुप लर्निंग तो सबसे बेस्ट होती है, ईवीएस में तो ग्रुप लर्निंग सबसे बेस्ट करवाई भी जाती है, क्योंकि क्या है, समूह में बच्चे सीखेंगे, ग्रुप में सीखेंगे, तो उसमें सहयोग की भी भावना आ रही होगी। आंसर जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं लैंग्वेज जो है कितनी घुमाई गई है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, ठीक है, अब यही फील होगा क्योंकि वास्तविक जीवन लिखा है तो ये आंसर पॉजिटिव है, लेकिन ये आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सीटेट में लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा घुमाया जा रहा होता है। लैंग्वेज कहाँ से आप सीख पाएंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन से ही। प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सारी प्रॉब्लम की क्या है, एक जड़ है प्रीवियस के क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 जो है इसमें बात कही गई है कि एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यानी एक फोल्डर है जिसमें बच्चे के पूरे सत्र की जो एक्टिविटी है वो सारी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पोर्टफोलियो कहेंगे, या फिर उपाख्यानात्मक अभिलेख कहेंगे, या फिर परियोजना, या फिर फाइल। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, यानी पोर्टफोलियो हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में पूरे सत्र की एक्टिविटी जो है मेंशन होती है, वो भी किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। टीचर जो होता है बच्चे की सारी एक्टिविटी को जो है पोर्टफोलियो में नोट डाउन कर रहा होता है, कितना उसने अच्छा किया, कितना उसने खराब किया, कहाँ पे उसके द्वारा गलती हुई, कहाँ पे बच्चे के द्वारा इंप्रूवमेंट हुआ, सारी एक्टिविटी बच्चे की जो है पोर्टफोलियो में मेंशन रहती है टीचर के द्वारा। अगर आप लास्ट मतलब सत्र के लास्ट में अगर आप पोर्टफोलियो देख लेते हैं बच्चे की, तो आपको सारी बातें पता चल जाती हैं बच्चे के बारे में, कि बच्चे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, बच्चा जो है कहाँ पे ग्रो कर पाया, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो गई, बच्चे की क्या वीकनेस है, A to Z बच्चे के बारे में आपको पोर्टफोलियो के माध्यम से पता चल रहा होता है, क्योंकि टीचर जो है सारी एक्टिविटी लिख रहा होता है पोर्टफोलियो में पूरे सत्र के दौरान। ठीक है, आंसर जो है आपका फर्स्ट सही होगा। परियोजना की यहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि परियोजना
यानी प्रोजेक्ट कार्य जो होते हैं वो टीचर देता है बच्चों को करने के लिए, लेकिन उसमें कोई बच्चे के बारे में मेंशन नहीं किया जा रहा होता है। आंसर जो है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए जो है समुदाय जरूरी क्यों है। यानी ईवीएस की जो क्लासरूम चल रही है, ईवीएस का जो लर्निंग हो रहा है उसमें समुदाय जरूरी क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। तो पहला है यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है इसलिए जरूरी है, या फिर इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं इसलिए जरूरी है, या फिर यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, या फिर इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी इसमें क्या कोई खर्च वगैरह नहीं होता है, क्योंकि क्या समुदाय आपको इजीली मिल जाते हैं, लोग यानी जो समुदाय में रह रहे होते हैं, यानी कि समुदाय में जो लोग काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आंसर होगा थर्ड, यानी कि यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समुदाय जो जरूरी इसलिए है क्योंकि ईवीएस जो है पूरी इन्वायरमेंट पे आधारित है, बच्चे जो भी समाज में देख रहा होता है वही ईवीएस है। तो ईवीएस में क्या होता है, जो समुदाय होता है, क्योंकि समुदाय कहाँ बनेगा, समाज में, ठीक है, बच्चा जहाँ जिस समाज में रह रहा है। तो समुदाय जो है, समुदाय जो समाज में बनेगा तो समुदाय जो है रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, तो बच्चे वास्तविक परिवेश में सीखने को उसको मौका मतलब जो समुदाय के द्वारा मिल रहा होता है। तो आंसर जो है वो आपका थर्ड होगा, क्योंकि समुदाय के माध्यम से बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट हो पा रहा होता है, लोगों से कनेक्ट हो पा रहा होता है, लोगों की थिंकिंग समझ पा रहा होता है, लोगों के द्वारा जो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है सारा वो समझ पा रहा होता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहा होता है। तो यानी सारी थिंकिंग जो है उसको पता चल रही होती है, वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा होता है। तो आंसर जो है आपका थर्ड होगा, क्योंकि समुदाय से बच्चा जो जुड़ेगा तो नेचुरल रूप से क्या है, इन्वायरमेंट से जुड़ रहा होता है। आंसर जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा। आसानी से उपलब्ध होता है इसलिए नहीं, बल्कि क्या है, बच्चा इससे क्या है, वास्तविक परिवेश से जुड़ पाता है, इसलिए जो है समुदाय महत्वपूर्ण माना जाता है। समझदार लोग होते हैं इसलिए भी नहीं है, क्योंकि समझदार लोग जो है इसलिए नहीं, बल्कि क्या है, बच्चा चीजों से लोगों से कनेक्ट होगा। वहां पे जो है समुदाय में जितने लोग होंगे जरूरी तो नहीं सभी एक प्रकार की होंगी, सबकी थिंकिंग जो है एक प्रकार की होगी, तो बच्चा समुदाय से जब जुड़ेगा तो हर चीजें नई नई वो सीख पाएगा। आवश्यकता जो है इसमें खर्च नहीं लगता इसलिए समुदाय महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। आंसर जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ही बचे हुए हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है। यानी कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता जो है वो दर्शा रही है। तो पहला है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है, या फिर इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं, या फिर यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, या फिर यह जो है अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी ए सही है, बी सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शा रहा है, यानी ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है, उनमें कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं। अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बच्चा जो रियल लाइफ में देख रहा है चीजों को वही उसके बुक में भी देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, यानी ए सही है, बी सही है और आपका सी भी सही है, क्योंकि एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ईवीएस जो है एकीकृत होती है, उसमें आपको ईवीएस के अंतर्गत आपको इन्वायरमेंट के बारे में देखने को मिलेगा, सोशलाइजेशन के भी बारे में देखने को मिलेगा, क्या समाज में चल रहा है, क्या तौर तरीके हैं, क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, ये भी आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ईवीएस जो होती है वो क्या है, एकीकृत विषय होती है, ठीक है। आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक कहानियां और घटनाएं भी ईवीएस के अंदर इंक्लूड होती है, यानी कहानियों के माध्यम से भी बच्चा सीख रहा होता है, लेकिन जो है अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रही थी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो व्याख्याएं समझ नहीं पाएंगे। अगर टीचर व्याख्या कर भी देगा, लेक्चर दे भी देगा, तो बच्चे क्या निष्क्रिय रूप से सुन लेंगे, और निष्क्रिय रूप से बच्चों को हमको सुनाना नहीं है, बच्चे को हमको क्या है एक्टिव रखना है। तो आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसमें बच्चा भी एक्टिव, टीचर भी एक्टिव। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, बच्चा एक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ टीचर भी एक्टिव होने चाहिए। आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। पर्यावरण अध्ययन जो है पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें
का उद्देश्य है, यानी जो आओ करके सीखने का उद्देश्य है वो क्या है। पहला है विद्यार्थियों को संलग्न करने में, यानी बच्चे जो हैं संलग्न रहे, बच्चे जो बिजी रहे इसलिए है। या फिर विद्यार्थियों को करके सीखने का जो है अनुभव प्रदान करना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली को जो है सीखना, या फिर परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आंसर होगा सेकंड, यानी कि विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव जो है वो प्रदान करना, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो करके जब सीखेंगे तो वो चीजों को बेहतर सीख पाएंगे। मान के चलिए एक बच्चा बैठा हुआ है और एक बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, यानी कोई कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया और बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, जो उसको पद दिया गया, जो मतलब उसको करने के लिए नाटक वगैरह जो भी कार्यक्रम है उसमें जो इन्वॉल्व है, जो भी उसको बोलने के लिए दिया गया है, तो बच्चा जब अपने पद पर जो भी उसको मिला है वो उस पर जब एक्टिविटी करेगा, जब उस पर वो बोलेगा तो फील करेगा कि हाँ यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, लोग सामने वाले क्या फील करते हैं, तो वो बच्चा हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। लेकिन दूसरा बच्चा जो बैठ करके सिर्फ देख रहा है, क्या वो बच्चा वो फील कर पाएगा? नहीं, वो सिर्फ सुनेगा, देख लेगा। लेकिन जो बच्चा उस कंडीशन पे खड़ा है, जो बच्चा वहां पे बोल रहा है, वो बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, उस चीज को फील करेगा। लेकिन बच्चा जो सामने वाला देख रहा है वो चीज को सिर्फ देख लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, लेकिन वो फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका सेकंड होगा, यानी करके सीखेगा बच्चा, यानी करके सीखने का जो अनुभव है वो प्रदान होता है ईवीएस के द्वारा। आओ करके सीखने का मतलब यही है कि बच्चा करके सीखेंगे तो उनका अनुभव जो है काफी अच्छा होगा, वो अनुभव जो उनको मिलेगा वो लंबे टाइम तक चलेगा, वो स्थायी रूप से बच्चे में रहेगा, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। आंसर जो है सेकंड ऑप्शन होगा। वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना ये आपका नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। बिजी रहे बच्चे, संलग्न रहे, ये भी जो है मेन पर्पज नहीं है। आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। तो पहला है विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद कराने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, यानी मुख्य बिंदु याद करें उसके और उसमें डिफरेंस निकाल पाए, इसलिए आप तैयार कर रहे हैं। तो ईवीएस के क्या उद्देश्य हैं? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या फिर विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, यानी एक दूसरे का जो कल्चर है उसको अस्वीकार कर रहे हैं, या फिर विद्यार्थियों को जो है जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर यानी जो 12 है इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी और डी। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ईवीएस जो है बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए जो है प्रेरित करेगी, ये सही है। डी जो है विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। आप दूसरे बच्चे के जो कल्चर है, जो उसकी संस्कृति है, आप उसको अस्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है सभी बच्चे को हमको क्या है इंक्लूड करना है। अगर कोई बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है तो आपको क्या है टीचर के रूप में उसको समझाना है, क्योंकि क्लासरूम में ऐसा कुछ माहौल नहीं होना चाहिए। अगला जो है मुख्य बिंदुओं को याद करना, तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं कराना, यानी रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। तो बी और डी ही आपके ऑप्शन बेस्ट हैं, तो आपका ऑप्शन जो है यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बच्चे अगर प्रश्न नहीं भी कर रहे हैं तो टीचर उसको प्रेरित करे कि हाँ आप भी क्वेश्चन करें। बच्चा धीरे धीरे करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, अगर वो गलत भी है तो आप उसको क्या अप्रिशिएट करेंगे, ना कि वहीं पे उसको चुप कराएंगे। क्योंकि अगर बच्चा ने जितना समझा, यानी अगर बच्चे ने कुछ समझा है तभी बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा। मान के चलिए अगर क्लासरूम में कोई थ्योरी आपने पढ़ा दी, कोई टॉपिक आपने डिस्कस किया, अगर बच्चे ने समझा नहीं तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा था, कहाँ पे एंड हो गया, क्या हो गया, इसका लास्ट क्या था, इसका स्टार्टिंग कहाँ से थी, कुछ भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर बच्चे ने समझा है तो वो क्वेश्चन करेगा, क्योंकि जहाँ पे लर्निंग हुई है वहां पे गलती होगी, वहां पे क्वेश्चन भी जो है क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जिम्मेदार नागरिक भी वो बने, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक वो ईवीएस के ही माध्यम से बन पाएगा, क्योंकि ईवीएस में क्या है पूरा इन्वायरमेंट होता है। तो आंसर जो है आपका सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें बात कही गई है कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। तो पहला है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, या फिर विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या के लिए, या फिर मुख्य बिंदुओं को जो है परिभाषित करने के लिए, यानी मुख्य बिंदु जो उनकी डिफिनेशन के लिए, या फिर जो है अधिक
संख्या में अभ्यास जो है पत्रक शामिल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी विद्यार्थियों को मनन और चिंतन करने के लिए अवसर दिए जाए, मतलब अवसर जो है देने के लिए। तो खाली स्थान जो दिए गए हैं उसमें क्या है, उसका मेन टारगेट क्या है कि बच्चे चिंतन मनन कर पाए, यानी बच्चे तर्क वितर्क कर पाए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो बस उसको, यानी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आई है आज की डेट में, मान के चलिए सोशल मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन बहुत वायरल हो रही है, ऐजा उसको मान ना लेना कि हाँ ये सही है, बल्कि उसको ये समझ, पहले बच्चा तर्क वितर्क करे, समझे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कितनी सही है कितनी गलत है, इसमें क्या ऑथेंटिक है या फेक ही किसी ने बना के डाल दिया है। तो बच्चा तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता हो, बच्चा जो है तर्क वितर्क कर पाए, तो उसको क्या है चिंतन मनन करने के अवसर मिलने चाहिए ईवीएस में। आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। संकल्पनाओं की व्याख्या करना नहीं होगा, परिभाषा डिफिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, अभ्यास ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है बच्चा तर्क वितर्क करेगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, वो हर पक्ष को समझ पाएगा। ये नहीं किसी ने उससे बोल दिया कि ये घटना हो गई तो उसने मान लिया कि हाँ ये घटनाएं हो गई, बल्कि क्या वो समझेगा कि हाँ ये घटना अगर हुई है कि नहीं हुई है, कितनी इसमें सत्यता है कितनी इसमें सत्यता नहीं है, वो हर पक्ष को जानने की कोशिश करेगा। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 14 पे। अगला है, इसमें बात कही गई है कि कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक जो है निर्धारित नहीं की, इसका सर्वाधिक जो है उपयुक्त कारण है। यानी क्योंकि 1 यानी 1 में और 2 में कोई ईवीएस की बुक नहीं है, जो भी ईवीएस पढ़ाई जाती है मैथ और हिंदी के माध्यम से पढ़ाई जाती है, क्योंकि क्या है इसमें थीम है, थीम के आसपास जो है पूरी आपकी ईवीएस घूम रही होती है। एक मिनट, जो थीम होती है वो 3rd to 5th में होती है, सॉरी इसके लिए माफ करना। यानी कि 1-2 में क्या है कोई ईवीएस की बुक नहीं होती, जो भी पढ़ाया जाता है ईवीएस के अंतर्गत वो आपको मैथ और आपको हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा होता है। तो ऐसा क्यों है, इसका उपयुक्त कारण क्या रहा कि आखिर 1-2 में जो है ईवीएस बुक नहीं है। तो पहला है विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, या फिर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं इस वजह से नहीं है, या फिर पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3rd के उपरांत उपयुक्त है, या फिर प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी ए और डी आपके ऑप्शन होंगे। विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है इन्वायरमेंट में अपनी चीजों को देख रहे होते हैं और इन्वायरमेंट से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है तो इन्वायरमेंट के बहुत नजदीक होता है, वो हर चीज को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेगा, हर चीज के बारे में ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा क्या है जिज्ञासु होता है। तो ये सही है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यक्रम जो है भार वो कम हो, क्योंकि बच्चे क्या है छोटे हैं, अगर बहुत सारी बुकें उनको दे दी जाएंगी तो वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो चीजों को ये जो है समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या होता है 1 और 2 में बुक एक ही होती है, ओनली एक बुक होती है, मैथ होता है उसमें, हिंदी होता है, बाकी होता है सब कुछ, लेकिन ईवीएस जो है हिंदी और मैथ के माध्यम से पढ़ाई जा रही होती है। आंसर जो है फर्स्ट सही होगा। उसके बाद यानी 3rd से लेके 5th तक ईवीएस होती है, लेकिन क्या है उसमें भी चैप्टर वाइज नहीं होता है, उसमें थीम पर आधारित आपके टॉपिक दिए हुए होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि क्लास 3rd से लेकर के 5th तक जो ईवीएस होती है वो किस पर आधारित है, थीम पर आधारित है, जो कि थीम और आपकी उप थीम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आंसर इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्री प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो कि, यानी कि ऐसा टीचर है जो शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। तो कौन सा है, बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो वो टीचर दक्ष बनेगा, या फिर वास्तविक विषय से संबंधित हो, या फिर विद्यालय के वास्तविक तौर पर संबंधित, यानी तौर तरीके जो हैं, जो एक्टिविटी है विद्यालय की वहां से संबंधित हो, या फिर वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है 15 है, इसमें 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे के वास्तविक तौर से भी बच्चा चीजें जुड़े और साथ ही साथ विषय वस्तु से भी जुड़े, यानी आप एक पक्ष को जो है नकार नहीं सकते, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट दोनों पक्ष से होता है। बच्चा रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके चीजों को सीख रहा होता है और विषय वस्तु भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ तो आप इन्वायरमेंट से नहीं चीजें सिखा सकते, कुछ पाठ्य पुस्तक का भी रोल होता है। तो आंसर जो है वो आपका 4 होगा, यानी वह टीचर जो है दक्ष बनेगा जो क्या है वास्तविक तौर पर बच्चों के
जीवन और विषय से संबंधित हो, यानी वो क्या है, चीजों को कनेक्ट कर पाए, जो पाठ्य पुस्तक है और बच्चे की जो रियल लाइफ है उनसे क्या है वो कनेक्ट कर पाए। आंसर जो है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित आंसर सही था, ठीक है, और वास्तविक विषय से संबंधित ये भी हो सकता था, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो 4 है। देखिए पैडागोजी में यही होता है, आपको लगेंगे ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही, लेकिन क्या होता है कि उसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है जो आपको 1 नंबर देगा, और उसमें होगा ऐसा ऑप्शन जो सभी ऑप्शन को अपने आप में ऑब्जर्व कर रहा होगा, अपने आप में इंक्लूड कर रहा होगा, ठीक है। और अपने आप में कौन सा इंक्लूड कर रहा है ऑप्शन, 4 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक जीवन की तो बात कह दी गई, लेकिन विषय वस्तु की बात नहीं कही गई, और इसमें क्या है विषय वस्तु की भी बात इंक्लूड की गई है। तो इस वजह से क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट भी हो सकता था, अगर 4 ऑप्शन ना होता तो फर्स्ट हो सकता था, बट क्या है हमको सबसे बेस्ट देखना है ऑप्शन जो आपको 1 नंबर देगा। ऑफिशियल आंसर की में 4 आंसर गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत लोग ऑप्शन 1 क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्या उनके दिमाग में फीड है कि वास्तविक जीवन से संबंधित हो, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि विषय वस्तु भी होनी चाहिए, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है 4 होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन मच बेटर है। ये सारी जो मतलब सारे ऑप्शन जो है वो उनको इंक्लूड कर रहा है, और ये क्या है सारी चीज को जो है इंक्लूड कर पा रहा है। आंसर आपका 4 सही होगा। पैडागोजी में यही होता है कि आपको लगेंगे कभी कभी, यानी क्वेश्चन गलत करने के, आपका ऑप्शन गलत करने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन जो है जो डालते हैं, जो भी मतलब पेपर प्लान करते हैं वो ऑप्शन जो डालते हैं ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ ये सारे ऑप्शन सही हैं, सारे क्या सिमिलर होंगे, लेकिन एक ऑप्शन उसमें ये भी ऐसा डालेंगे कि जो है सारे ऑप्शन को इंक्लूड कर रहा होगा, क्योंकि सीटेट के दौरान क्या देखा जाता है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका चेक हो रहा होता है कि कितना आपका डेवलप हो चुका है, कितना ग्रो हो चुका है, कितना तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता है। तो अगर आपने यहाँ पे चीज अच्छे से ऑब्जर्व नहीं की होती तो आंसर क्या है आपका गलत हो सकता है। तो इसीलिए पैडागोजी के सारे ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसके पहले भी एक ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था जो कि था, एक सेकंड वो ऊपर निकल गया होगा, तो उसमें क्या था थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया गया था जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो इसीलिए ईवीएस में क्या है, यानी सीटेट में क्या है लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा घुमाई जा रही होती है। तो लैंग्वेज अगर आपको समझनी है, टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ये समझना, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन प्लान किए जा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी, प्रीवियस के क्वेश्चन से होगी। तो प्रीवियस के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देन आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। बस आपको 2 काम करने हैं, सीटेट आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा 4। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, क्योंकि क्वेश्चन आज के अच्छे खासे थे। कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए, क्योंकि आंसर जो है यानी कि जो स्कोर है कोई भी कमेंट में मेंशन नहीं करता है, तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, तो क्लासेस की नोटिफिकेशन भी जो है आपको टाइम से मिलती रहे। 3 बजे की क्लास होती है, तो इसको आप डेली ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर 1 अच्छे से क्वालिफाई होगा। 5 बजे अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पेपर 2 भी आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।